नमस्कार दोस्तों। तो चलिए पिछली क्लास में हमने क्या समझा था, घूर्णन पूरी तरीके से क्लियर कर लिया था। आज बच्चे हमें उससे भी इंपॉर्टेंट चीज सीखना है और उसका नाम क्या है, परिक्रमा। मैंने बताया था ना कि पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां हैं। तो बच्चे जो हमारी अगली गति है उस गति का क्या नाम है, परिक्रमा। सभी लोग यहाँ बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, अगली गति का नाम है परिक्रमा। क्लियर है बच्चे, परिक्रमा। तो चलिए पहले हम परिक्रमा की डेफिनेशन को सीखते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको घूर्णन की डेफिनेशन जब बताया था, घूर्णन की परिभाषा, तो उसमें आपसे कहा था कि बस आपको सिर्फ एक शब्द को याद रखना है और वो क्या था, अक्ष। क्लियर है। उसी तरीके से बच्चे मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, बस आपको उतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं रखना, आप अपने आप प्रश्न को बना लेंगे। क्लियर है। तो चलिए बच्चे सबसे पहले हम परिक्रमा की परिभाषा बनाते हैं कि परिक्रमा आखिर होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चे, यदि कोई वस्तु, क्लियर है बच्चे, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर, क्लियर है बच्चे, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर, पथ मतलब बच्चे रास्ता, एक निश्चित पथ पर गति करे तो इसे परिक्रमा गति कहते हैं। क्लियर है ना। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने परिभाषा आपके सामने लिखा है कि यदि कोई वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु के चारों ओर एक निश्चित पथ पर, यानी बच्चे एक निश्चित रास्ते पर गति करे तो इसे ही क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो बच्चे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों तरफ गति कर जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, परिक्रमण गति। तो बस इतना केयर करना है बच्चे, तरीका कुछ भी हो, अगर कोई वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु के चारों ओर घूम जाए तो फिर आप इसे क्या कहेंगे, इसे ही हम परिक्रमण कहेंगे। क्लियर है बच्चे। और रास्ता क्या होगा, निश्चित होगा। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक निश्चित पथ पर, एक रास्ते पर किसी भी वस्तु को दूसरी के चारों तरफ घूमना है, तरीका कुछ भी हो, आप उसे ही क्या कहेंगे बच्चे, परिक्रमण गति कहेंगे। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊं जैसे, तो बच्चे एग्जाम्पल से ही हमारी बहुत चीज क्लियर हो जाती है। जैसे पृथ्वी, देखिए बच्चे मैंने पहले क्या लिखा, एग्जाम्पल, पृथ्वी द्वारा, क्लियर है बच्चे, यहां देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य, क्या है बच्चे, पहले मैंने क्या लिखा, पृथ्वी द्वारा सूर्य, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बच्चे, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी, क्लियर है ना। बस इसी एग्जाम्पल से हम चीजों को क्लियर कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे इतना याद रखेंगे कि यदि कोई भी वस्तु किसी भी दूसरी वस्तु के चारों तरफ अगर एक निश्चित पथ पर गति कर जाए तो इसी गति को हम क्या कहते हैं, परिक्रमा गति कहते हैं। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चे, जैसे पृथ्वी द्वारा सूर्य और चंद्रमा द्वारा पृथ्वी। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने इस उदाहरण को सेट किया है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। तो चलिए मैं एक ग्राफिंग बनाता हूं और उस ग्राफिंग से आपको सब समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन सिर्फ आपको याद रखना है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के चारों तरफ क्या होगी, घूमेगी। यहां तक क्लियर है। अच्छा, तो बच्चे एक ग्राफ बनाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे जरा आप बच्चे इसका आंसर देंगे कि जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सौर परिवार है, क्लियर है, उसके केंद्र में कौन है। क्लियर है बच्चे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा सौर मंडल है और जो हमारा सौर परिवार है उसके केंद्र में कौन है, तो क्या कहेंगे बच्चे, सूर्य। क्लियर है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि हमारे सोलर सिस्टम में या हमारे सौर परिवार में जो केंद्र में है बच्चे, उसका क्या नाम है, सूर्य। ये देखिए बच्चे मैंने बना दिया, सूर्य केंद्र में है। क्लियर है। अच्छा बच्चे आप सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी नाम की क्या है, बॉडी है। ठीक है, ये बना दिया मैंने बच्चे पृथ्वी। तो हम ये जानते हैं कि जो पृथ्वी नाम की जो बॉडी है वो क्या करती है,
इस सूरज नाम के बॉडी के चारों तरफ क्या करती है बच्चे, घूमती है। यहां सभी लोग ध्यान से देखिए, तो हमने देखा कि पृथ्वी नाम की जो बॉडी है वो सूरज नाम के बॉडी के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है बच्चे। तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। क्लियर है? तो यहां हमने देखा कि सूर्य नाम की एक बॉडी है और उस सूरज नाम की बॉडी के चारों तरफ कौन घूम रहा है, पृथ्वी नाम की एक बॉडी घूम रही है। क्लियर है? तो बच्चे याद रखिएगा कि ये जो घूमना होता है ये कैसे होता है बच्चे, तो पहले याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट। क्या बच्चे, वेस्ट टू ईस्ट। और दूसरा आपको याद रखना है एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस तरह घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है? और जो स्पीड है उस स्पीड को भी मैं बता दूं बच्चे, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज और 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है। क्लियर है? यहां तक सबको पता है ना बच्चे? यहीं पर आपसे एक सवाल पूछा गया था कि चलो ये तो सही है कि आपको पता है कि पृथ्वी जो क्या कर रही है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है या सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, पर क्वेश्चन ये है कि उस रास्ते का नाम बताइए जिस पर पृथ्वी सूरज का क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। देखो बच्चे कितना अजीब क्वेश्चन है, उन्होंने रास्ते का नाम पूछा। तो चलिए बच्चे सबसे पहले आप रास्ते का नाम जानिए कि इस रास्ते का क्या नाम है। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना है बच्चे कि इस रास्ते को कहा गया है कक्षा समतल। क्या कहा गया है बच्चे? कक्षा समतल। कुछ याद आया? मैंने कहा था ना कक्षा समतल पर खींचे गए लंब, यही है बच्चे कक्षा समतल। तो हमने देखा कि इस रास्ते का ही क्या नाम है, कक्षा समतल। क्लियर है? अच्छा, दूसरा नाम है बच्चे इस रास्ते का और वो नाम है दीर्घवृत्ताकार। क्या नाम है बच्चे? दीर्घवृत्ताकार। तो याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर जिस रास्ते पर कर रही है उस रास्ते का ही नाम क्या है, कक्षा समतल या दीर्घवृत्ताकार। बच्चे इसके अंग्रेजी नाम भी आप जान लीजिए कि या तो ऑर्बिट कहते हैं या इसी को हम कहते हैं बच्चे प्लेन ऑफ एलिप्टिकल। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ एलिप्टिकल। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जिस रास्ते पर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है हम उसी रास्ते को क्या कहते हैं बच्चे, तो हम उसी रास्ते को कहते हैं कक्षा समतल। फिर उसी रास्ते को हम ये भी कहते हैं बच्चे दीर्घवृत्ताकार, इंग्लिश में हम इसे ऑर्बिट कहते हैं बच्चे। और फिर इंग्लिश में इसे हमने अभी आपको क्या नाम बताया बच्चे, हम इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेन ऑफ एलिप्टिकल। क्या कहते हैं बच्चे? प्लेन ऑफ एलिप्टिकल। क्लियर है? चलिए यहां आपको ये सारे नाम मिल चुके हैं। ओके बच्चे, अब यहां जरा केयर करो। मैंने सुना है कि हमारे नेचर में एक और बॉडी है बच्चे। क्या है? हमारे नेचर में एक और बॉडी है, आप जिसे क्या कहते हैं बच्चे? चंद्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा। तो जरा सोचिए कि क्या चंद्रमा नाम की जो बॉडी है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाती है? ध्यान से देखिए बच्चे। तो हमने देखा कि जो चंद्रमा नाम की बॉडी है, चंद्र जो है बच्चे, वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रश्न है कि चंद्रमा किस तरह से चक्कर लगा रही है। तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर आपको दिया है यही कॉन्सेप्ट किसके लिए लागू हो रहा है? चंद्रमा के लिए भी लागू हो रहा है। क्लियर है? तो आप सभी बच्चे याद रखिएगा कि चंद्रमा भी वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगा रही है और चंद्रमा भी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है। और जो रास्ते का नाम मैंने कक्षा समतल या दीर्घवृत्ताकार कहा है बच्चे, यही नाम किसके लिए आएगा? यही नाम चंद्रमा के लिए भी आएगा। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि चंद्रमा के लिए भी कक्षा समतल नाम आएगा। यानी सारे कॉन्सेप्ट बच्चे जो है यूनिवर्सल है, किसी का भी पूछे आप इसी कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। क्लियर है? ओके चलिए, यहां तक तो हमने सीखा। अब बच्चे यहीं पर एक कमीशन ने आपसे प्रश्न पूछा था, सभी लोग बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखिए। कमीशन ने यह प्रश्न पूछा था बच्चे कि क्या चंद्रमा सूरज की परिक्रमा करती है? तो बच्चे अगर हम बोर्ड पे ध्यान से देख रहे हैं तो सूरज की परिक्रमा तो पृथ्वी कर रही है और चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रही है? सूरज की।
पर कमीशन ने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने ये पूछा कि चंद्रमा सूरज की परिक्रमा कर रही है, सही या गलत। तो बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा कर रही है और चंद्रमा किसकी कर रही है, पृथ्वी की। तो क्या मैं कहूं कि चंद्रमा भी तो पृथ्वी के घूमने के साथ साथ घूम गया सूरज के चारों तरफ। इसका मतलब क्या है बच्चे कि चंद्रमा भी सूरज की परिक्रमा करती है। और मैंने आपको क्या सिखाया था कि हमारे सोलर सिस्टम में सौर परिवार के केंद्र में कौन है, तो आपने क्या कहा था, सूर्य है। तो बच्चे जो केंद्र में है उसी का तो चक्कर लगेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो चंद्रमा है, मंगल है, बुध है या बृहस्पति है, जो भी होगा वो सूरज की परिक्रमा लगाएगा, क्योंकि सूरज ही क्या है बच्चे, केंद्र में। क्लियर है? सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है बच्चे, सूर्य का। तो चंद्रमा भी तो अपने आप इनडायरेक्टली सूर्य के चारों ओर घूम गया। इसका मतलब ये बात सही है कि चंद्रमा भी सूरज की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यहां तक क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब जरा सभी लोग ध्यान से देखना, मैं यहां से कुछ और आंसर निकालता हूं। क्लियर है बच्चे? ये देखिए, ये जो पृथ्वी है अगर ये घूमेगी तो क्या पृथ्वी घूमकर इस तरफ भी आएगी? यहां सभी बच्चे केयर कीजिएगा। बच्चे ये दो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी एक ही है। तो आप जरा सोचो कि ये पृथ्वी जो है घूमकर इस तरफ भी आएगी। क्लियर है? अच्छा, अब यहां मैंने क्या किया बच्चे कि ये सूर्य का क्या है, केंद्र है। ये देखिए बच्चे, अब मैंने सूर्य के केंद्र से एक लाइन खींचकर पृथ्वी को जोड़ दिया। देख रहे बच्चे, सूर्य के केंद्र से एक लाइन खींचकर पृथ्वी को जोड़ दिया। उसी तरह सूर्य के केंद्र से एक और लाइन खींचकर मैंने पृथ्वी को जोड़ दिया। क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि सूरज और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, कितनी बच्चे, औसत दूरी। तो मैंने आपको बताया था कि ये औसत दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। क्लियर है? मैंने आपको बताया था बच्चे कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी कितनी है, तो आप लोगों ने क्या सीखा था, 15 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? तो इस बात को याद रखिएगा कि सूरज और पृथ्वी की औसत दूरी तो 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन बच्चे अगर ध्यान से मैं नक्शे को देखूं तो क्या ऐसा नहीं लगता कि नक्शे में पृथ्वी कभी सूर्य के पास है? देखो बच्चे, पास है, पर यहां देख रहे हैं सूर्य से क्या है, दूर है। इसका मतलब है कि परिक्रमण के कारण, रेवोल्यूशन के कारण ऐसा हो रहा है बच्चे कि जब पृथ्वी जो है घूमकर किसके पास आ जा रही है, सूरज के पास आ जा रही है, और फिर पृथ्वी सूरज से दूर भी हो रही है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूरज के पास आ जाए तो इस दशा को हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं बच्चे, उपसौर। सभी लोग याद रखिएगा कि परिक्रमण के वक्त जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक आ जाती है तो इस दशा को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और उपसौर के वक्त जो दूरी हो जाती है बच्चे, वो घटकर हो जाती है 14.8 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो जाती है तो उस समय जो दूरी है वो कितनी हो जाती है, 14.8 करोड़ किलोमीटर। यानी बच्चे 15 करोड़ में देखा जाए तो 20 लाख किलोमीटर का अंतर है। क्लियर है? अच्छा, ये दशा कब होती है, तो याद रखिएगा कि ये जो दशा होती है बच्चे, ये होती है 3 जनवरी को। कब होती है, 3 जनवरी को। तो सभी बच्चे मुझे जरा सोच समझ के बताना कि जो 3 जनवरी में हम क्या हैं, सूरज के पास हैं। देख रहे हैं बच्चे, तो सूरज के पास हैं तो हमें गर्मी लगेगी या सर्दी? तो बच्चे जब हम सूरज के पास है तो हमें गर्मी लगेगी, लेकिन बच्चे जनवरी में हमें लगती क्या है, सर्दी। देखो अजीब सी बात है कि जब उपसौर हुआ, दूरी घटकर 14.8 करोड़ किलोमीटर हो गई और ये दशा 3 जनवरी को होती है, तो 3 जनवरी में पृथ्वी तो सूरज के पास है तो हमें क्या लगनी चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए। पर उल्टा होता है बच्चे, सर्दी होती है। लो यहाँ पे क्वेश्चन फंसा। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इसको। अच्छा, जरा इस तरफ फिर आइए बच्चे। अब हम इस तरफ आते हैं तो देख रहे हैं कि पृथ्वी सूरज से क्या है, दूर है। तो याद रखिएगा बच्चे कि जब पृथ्वी सूरज से मैक्सिमम दूरी पर आ जाती है तो इस दशा को हम क्या कहते हैं, अपसौर। क्या कहते हैं बच्चे, अपसौर कहते हैं। और इस समय जो दूरी हो जाती है वो कितनी हो जाती है बच्चे, 15.2 करोड़ किलोमीटर। क्लियर है? तो जब पास था तो 14.8 करोड़ किलोमीटर और जब दूर हुआ तो 15.2 करोड़ किलोमीटर। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि फिर 20 लाख किलोमीटर ही तो ऐड हुआ?
देख रहे हैं ना बच्चे, यानी यहाँ 20 लाख कम हो रहा है, यहाँ 20 लाख किलोमीटर बढ़ रहा है, तो ये 15.2 किलोमीटर। अच्छा, अब ये दशा कब होती है उपसौर की? तो बच्चे जब ये दशा मैंने देखा तो ये दशा मुझे मिला 4 जुलाई को। कब मिला बच्चे? 4 जुलाई को। तो इसका मतलब है कि जुलाई में हम सूरज से क्या है बच्चे? मैक्सिमम दूरी पर है, अधिकतम दूरी पर है। तो हमें गर्मी लगनी चाहिए या सर्दी? तो क्या लगनी चाहिए? सर्दी। पर होता तो अच्छा है बच्चे कि हमें क्या लगता है, तो हमें 4 जुलाई को तो बच्चे उल्टी गर्मी लगती है, सर्दी तो लगती नहीं। तो बच्चे जरा देखो, जब सूरज के पास है तो सर्दी लग रही है, और जब सूरज से दूर है तो गर्मी लग रही है। होना तो उल्टा चाहिए। तो बच्चे इसका एकमात्र आंसर है, और वो है दूरी। क्या बच्चे? दूरी। याद रखिएगा, मैंने पहले ही कहा था कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी बच्चे 15 करोड़ किलोमीटर है, और अंतर तो सिर्फ 20 लाख किलोमीटर का है। तो 20 लाख किलोमीटर दूरी से बच्चे सर्दी और गर्मी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। फिर भी सभी बच्चे याद रखिएगा, एक आपको इंपॉर्टेंट डाटा दे रहा हूं बच्चे, कि यहां पर आपको 7%, कितना बच्चे? 7% सर्दी कम लगती है। यानी जितनी सर्दी लगनी चाहिए उससे 7% सर्दी कम लगती है। और बच्चे याद रखिएगा कि उसी तरह यहां पर क्या है बच्चे, कि आपको जितनी गर्मी लगनी चाहिए उससे 7% गर्मी क्या हो जाती है? कम लगती है। तो हमने देखा कि जनवरी में हमें 7% सर्दी कम लगी, और यहां भी बच्चे आपको 7% गर्मी कम लगती है इस वजह से। क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां तक तो हमने सीख लिया। अच्छा बेटा, एक केयर कीजिएगा जरा एक बात को, इस रेखा के बारे में सभी लोग ध्यान से देखिए। इस रेखा के बारे में बच्चे देख रहे हैं, ये रेखा सूर्य के केंद्र से निकल रही है, यहां सभी लोग देखिए, और किसको दिखा रही है? उपसौर और अपसौर को। देख रहे हैं बच्चे? तो ये रेखा एक तो सूर्य के केंद्र से दिख रही है, और उस पर से ये आपको दिखा रही है उपसौर और अपसौर को। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि वह काल्पनिक रेखा जो सूरज के केंद्र से निकले, किससे बच्चे? सूरज के केंद्र से निकले, तथा उपसौर और अपसौर को दिखाए। किसे दिखाए बच्चे? उपसौर और अपसौर को। यहां देखिए बच्चे, मैं और इसको एकदम क्लियर कर देता हूं। ये देखिए, उपसौर, और यहां देखिए, यहां क्या है बच्चे? अपसौर। तो अब सभी लोग याद रखेंगे कि वह काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरे तथा उपसौर और अपसौर को दिखाए, उसी काल्पनिक रेखा को हम क्या कहेंगे बच्चे? तो हम उसे कहेंगे एपेसाइड रेखा। क्या कहेंगे बच्चे? एपेसाइड रेखा। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब जरा चंद्रमा की ओर आते हैं। बच्चे कल्पना करो कि क्या ये जो चंद्रमा है ये घूमकर इस तरफ नहीं आएगी? तो बच्चे चलिए कल्पना करते हैं कि जो चंद्रमा है वो घूमकर इस तरफ भी आई। क्लियर है? अच्छा, अब जरा यहां की दूरी और यहां की दूरी देखो बच्चे, क्या कुछ अंतर आया? फिर आया। यहां देखा गया कि चंद्रमा जो है वो क्या है बच्चे? पृथ्वी के पास है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तो इस दशा को उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाए तो फिर इस दशा को क्या कहते हैं बच्चे? अपभू कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी के करीब आ जाए तो उस दशा को हम क्या कहते हैं? उपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा चक्कर लगाते हुए बच्चे पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर है तो फिर उस दशा को हम क्या कहते हैं? अपभू कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे देखिए, ये जो ग्राफ है बच्चे ये इतना वैज्ञानिक है कि कोई भी सवाल हो बच्चे इस ग्राफ बाहर नहीं जाने देता, आपके सारे प्रश्नों को वो बनाकर दे देगा। तो बच्चे याद रखिएगा कि उपभू अपभू, उपसौर और अपसौर कुछ भी नहीं, ये सब क्या है बच्चे? ये सब परिक्रमण की क्या है? दशाएं हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो चलिए मैं इसे मिटाऊं। आप बेटा वीडियो पॉज करके भी सारा लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। क्लियर है? चलिए मैं मिटाता हूं। यहां तक मैंने आपको सिखा दिया। ओके, ना अब बच्चे सभी लोग केयर कीजिएगा कि मैंने आपसे क्या कहा था कि पृथ्वी जो झुककर है वो क्या कर रही है? सूरज का
चक्कर लगा रही है। क्लियर है? लेकिन बच्चे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो पृथ्वी है वो क्या है बच्चे, झुकी हुई है, यही बताया था आपको। ठीक है, तो हमने देखा कि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, पृथ्वी झुकी हुई है। क्लियर है बच्चे? और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, और सूर्य की क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, यही अभी आपने सीखा बच्चे। तो हमने देखा कि पृथ्वी झुककर क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि ये जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के लिए भी झुकाव रखती है? ध्यान से समझिएगा बच्चे कि अगर पृथ्वी झुककर सूर्य की परिक्रमा करती है, क्लियर है बच्चे, अगर पृथ्वी झुककर सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका मतलब है कि पृथ्वी एक और झुकाव रखती है, और वो झुकाव किसके लिए रखती है बच्चे, सूर्य के लिए रखती है। तो आपसे ये भी तो पूछा जाएगा कि पृथ्वी का वो झुकाव बताइए जो सूर्य के लिए है। क्योंकि बच्चे केयर कीजिए, मान लीजिए ये मेरी जो मुट्ठी है सूर्य है, और ये जो पेन है बच्चे ये अर्थ है। क्लियर है? तो अर्थ ऐसे झुकी हुई है, कितने डिग्री, 23.5 डिग्री। तो अर्थ 23.5 डिग्री झुककर सूरज का चक्कर लगा रही है। तो ध्यान से देखा जाए अर्थ तो खुद सूरज के लिए भी झुकी हुई है, और विज्ञान कहता है कि अगर आप किसी के लिए झुके हैं इसका मतलब वो एक एंगल है, इसका मतलब वो एक कोण है। इसका मतलब है बच्चे पृथ्वी पर एक और कोण है, और वो कोण किसके लिए है, सूर्य के लिए है। तो बच्चे पहले याद रखिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। क्या पॉसिबल है 15 करोड़ किलोमीटर दूर जाकर हम एंगल मापना? इसका मतलब हमें पता करना होगा पहले कि एंगल मापा कैसे गया, और पता कैसे चला कि यही पृथ्वी का क्या है, सूर्य के लिए झुकाव है। यहां तक पूरी बात समझ में आई बच्चे? तो चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उससे इस चीज को हम तुरंत सीखते हैं। क्लियर है? तो सूर्य के लिए झुकाव हमें पता करना है। क्लियर है बच्चे? तो चलिए मैं एक ग्राफ बनाता हूं और उस ग्राफ से सीखते हैं कि कैसे झुकाव हम पता कर सकते हैं। पहले मैं इसे मिटा दूं। ओके, और बच्चे बहुत इजी है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो है हमने झुकाव पता कर लिया, किसके लिए, सूर्य के लिए। क्लियर है? अच्छा, यहां देखिए सभी बच्चे, मैंने क्या किया कि इस तरीके से फिर मैंने पृथ्वी बना लिया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र बनाया, और केंद्र के ऊपर मैंने सिंपल एक लाइन खींच दी बच्चे। और जब ये लाइन खींच दिया तो इस लाइन को क्या मैंने कहा, लंब, आपको सिखाया था। ओके, अब क्या किया मैंने, इस तरीके से फिर एक लाइन खींचा, और इस लाइन पर मैंने क्या लिख दिया, अक्ष। आपको बताया था ना बच्चे कि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल, और क्या हो गया ये साउथ पोल। क्लियर है? अच्छा, और ये एंगल क्या था बच्चे, 23.5 डिग्री। और मैंने इससे कौन सा झुकाव कहा था, आप याद करने की कोशिश कीजिए, अक्षीय झुकाव। आपको यही बताया था कि ये क्या है, अक्षीय झुकाव था। क्लियर है बच्चे? अच्छा, नाउ अब हमें अक्षीय झुकाव का तो पता चल गया। अब सभी बच्चे जरा ध्यान से देखिए इस नक्शे को। क्या इस नक्शे में आपको कोई कमी नजर आ रही है? बच्चे मैं इस नक्शे को ध्यान से देख रहा हूं, तो इस नक्शे में मुझे लंब नजर आ रहा है, अक्ष नजर आ रहा है। लेकिन बच्चे विज्ञान कहता है कि शायद बिना आधार के लंब नहीं होता, यही कहता है। तो बच्चे हमने देखा कि इस नक्शे में लंब तो है पर इसका आधार नहीं है। क्लियर है? अब क्या किया मैंने बच्चे, एक ऐसे लाइन खींचकर देखिए मैंने क्या बना दिया, इसका आधार बना दिया। और जब मैंने आधार बना दिया बच्चे, तो मैं अब इस आधार का नाम लिखता हूं। क्या इस आधार को कहते हैं, कक्षा समतल। क्या कहा बच्चे मैंने, कक्षा समतल। कुछ याद आया बच्चे? इसका मतलब है कि कक्षा समतल ही वो रास्ता है जिस पर क्या कर रहे था, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही थी, और कक्षा समतल ही क्या बन गया बच्चे, आधार बन गया। और मैंने आपको घूर्णन में ये लिखवाया भी था कि कक्षा समतल पर खींचे गए लंब, यानी जो कक्षा समतल है, यानी जो रास्ता है वही क्या बन गया बच्चे, इसका आधार बन गया। और मैंने कहा था ना ये रास्ता निश्चित है। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से देखिए बच्चे, क्या अक्ष और कक्षा समतल में कोण बना, जरा ध्यान से देखिए बच्चे।
बन रहा है। तो हमने देखा बच्चे कि कक्षा समतल और अक्ष के बीच भी कोण बन रहा है, और कक्षा समतल तो फिक्स है, कभी नहीं बदलता। तो जब ये फिक्स है इसका मतलब है कोण भी क्या है, फिक्स है। क्लियर है? अच्छा बच्चे जरा मुझे एक बात बताना कि एक एंगल कितने डिग्री का होता है? आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री। तो मैंने इस चीज को यहां देखा बच्चे, एकदम ऐसा ही लग रहा है ये। अच्छा कितना एंगल निकल चुका है? 23.5 डिग्री। तो मैंने 90 में क्या किया बच्चे? 23.5 डिग्री माइनस किया, कितना निकला? 66.5 डिग्री। तो यहां मैंने क्या लिखा? 66.5 डिग्री। अब बताओ बच्चे कि पृथ्वी सूरज के लिए कितनी झुकी हुई है? तो आप क्या कहेंगे? 66.5 डिग्री। लेकिन बच्चे ये तो फिर मेरे बोलचाल की भाषा हो गई, पर आप बोलचाल की भाषा नहीं यूज करेंगे। आप क्या कहेंगे बच्चे? आप ये कहेंगे, देखिए कैसे इसका आंसर निकालना है। आप कहेंगे बच्चे कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल के साथ, दिख रहा है बच्चे? यहां सभी लोग केयर कीजिएगा कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जिसे हम पृथ्वी का कक्षीय झुकाव कहते हैं। कौन सा झुकाव बच्चे? कक्षीय झुकाव कहते हैं। इसका मतलब हो गया बच्चे कि पृथ्वी जो खुद के लिए झुकी थी तो वह अक्षीय झुकाव था, और अगर सूर्य के लिए झुकी है तो फिर हमने उसका क्या नाम दे दिया? कक्षीय झुकाव। यानी कि पृथ्वी पर दो झुकाव हैं, एक अक्ष का झुकाव और दूसरे कक्ष का झुकाव। तो बच्चे पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है तो वो अक्षीय झुकाव है, और झुककर जो पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगा रही है बच्चे, उसे क्या कहा गया? कक्षीय झुकाव। तो देख सकते हैं बच्चे। अच्छा दोनों को जोड़ा तो 90 डिग्री। अगर यही चीज यहां दिखाता बच्चे तो भी 90 डिग्री, यहां दिखाता तो भी 90 डिग्री, इधर दिखाता तो भी 90 डिग्री। 90 90 90 90, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। प्रूफ हो चुका बच्चे। अच्छा अब देखो हमें कक्षीय झुकाव मिला, तो क्या बच्चे मैं ये बात कह सकता हूं कि इसी झुकाव के साथ, अब यहां सभी लोग केयर कीजिएगा बच्चे, इसी झुकाव के साथ पृथ्वी परिक्रमा करती है। समझ में आया बच्चे? तो इसी झुकाव के साथ पृथ्वी क्या करती है बच्चे? परिक्रमा। क्लियर है? तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी सूरज का परिक्रमा किस झुकाव पर करती है, तो आप क्या कहेंगे? कक्षीय झुकाव पर करती है। और कक्षीय झुकाव कितना है? 66.5 डिग्री। किस तरह से निकाला गया, एक एक चीज बच्चे यहां क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाता। आपको तरीका भी पूरी बात सिखा दी। ओके तो चलिए बच्चे हमने ये तो सीख लिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब एक परिक्रमण में कितना वक्त लगता है। क्लियर है? यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। एक परिक्रमा काल बराबर, क्लियर है? तो बच्चे याद रखना है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ परिक्रमा में कितना वक्त लगता है, तो आंकड़े आपके सामने बच्चे, आप कहेंगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। क्लियर है? लेकिन बच्चे हम इसे अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे हम इसे अपनी बोलचाल की भाषा में ऐसे भी कह देते हैं 365 दिन और 6 घंटे। क्या बोल देते हैं बच्चे हम? 365 दिन और 6 घंटे। या हम इसे इस तरीके से भी कहते हैं बच्चे 1 वर्ष। क्या बोल देते हैं बच्चे? 1 वर्ष। क्लियर है? तो अब आपको बच्चे ये याद रखना है बोलचाल की भाषा में
कि एक परिक्रमण काल में कितना वक्त लगा, तो आपने क्या कहा बच्चे, 1 साल लगा, या 365 दिन 6 घंटे लगा, और पूरे आंकड़े पूछे गए तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगा। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि एक परिक्रमण में कितना वक्त लगा, 1 साल। लेकिन बच्चे जनरली इस 6 घंटे को छोड़ देते हैं। जरा सीखिए बच्चे, याद रखिएगा क्यों। याद रखना कि बच्चे हम सुविधा अनुसार, क्या बच्चे, सुविधा अनुसार, यानी हमने अपनी सुविधा को देखा, हम सुविधा अनुसार 6 घंटे छोड़ते हैं। कितना छोड़ देते हैं बच्चे, 6 घंटे छोड़ते हैं। क्लियर है? और अगले चौथे वर्ष में, यहां याद रखना है बच्चे, अगले चौथे वर्ष में इसे 24 घंटे, कितना बच्चे, 24 घंटे बनाते हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चे, 6 चौके क्या हो गया, 24। तो हमने देखा कि हम सुविधा के लिए 6 घंटों को छोड़ते हैं, और अगले चौथे वर्ष में क्या 4 से गुना कर लेंगे बच्चे, तो 24 घंटे बनाते हैं। या मैं ये कहूं बच्चे कि 24 घंटे का मतलब है 1 दिन बनाते हैं। ठीक है, तो हम 24 घंटे बनाते हैं या 1 दिन बनाते हैं। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब यहां देखिए, फरवरी में 1 दिन जोड़ते हैं। फरवरी में 1 दिन क्या कर दिया बच्चे, हमने जोड़ दिया, जोड़ते हैं, और वर्ष कितने दिन का हो गया, तो सभी बच्चे केयर करना, वर्ष 366 दिन का हो जाता है। क्लियर है बच्चे? तो सिंपल सी बात है कि अगर हमने अपनी सुविधा अनुसार 6 घंटे को छोड़ा, तो अगले चौथे वर्ष में आप 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 24 घंटे हो जाएगा। अब वो 24 घंटे का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 दिन होता है। अब उस 1 दिन को हमने किस मंथ में जोड़ दिया, फरवरी में। और जैसे बच्चे फरवरी में हमने 1 दिन जोड़ा, तो फरवरी कितने दिन का हो जाता है, जोड़ते ही फरवरी हो जाता है बच्चे 29 दिन का। देखते हैं 29 दिन हो जाते हैं। अच्छा, और वर्ष कितने दिन का हो गया, 366 दिन। और बच्चे इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही आप कहते हैं लीप ईयर। क्या कहते हैं बच्चे, लीप ईयर, या इसको हिंदी में हम कहते हैं अधिवर्ष कहते हैं। क्लियर है बच्चे? तो सभी लोग याद रखिएगा कि हम इसे ही लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। क्लियर है? तो हर 4 साल पर क्या आता है बच्चे, लीप ईयर या अधिवर्ष। तो आपको याद रखना है कि ये जो लीप ईयर या ये जो अधिवर्ष है, ये हम अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो बच्चे चलिए अब अपने बोलचाल की भाषा में बात करते हैं। बोलचाल की भाषा ये है बच्चे कि मुझे ये बताइए परिक्रमण में कितना वक्त लगा, तो आप क्या कहेंगे, 1 वर्ष, 1 साल। क्लियर है? तो मुझे ये बताइए कि 1 साल में पृथ्वी पर आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चे। तुरंत हमारे दिमाग में क्या आता है, ऋतु, गर्मी, सर्दी, जाड़ा, बरसात जैसी बात। क्लियर है? इसका मतलब है बच्चे कि 1 साल में ऋतु बदल रही है, तो क्या मैं कहूं कि परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। तो याद रखना है बच्चे कि इसी के कारण, यानी के परिक्रमण के कारण, इसी के कारण पृथ्वी पर क्या होता है बच्चे, ऋतु परिवर्तन होता है। पूरी बात समझ में आ गई? तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि बताइए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो आप कहेंगे पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन इसकी परिक्रमण गति के कारण होता है। और जो परिक्रमण गति है बच्चे, वो पूरे साल के दौरान होती है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? तो चलिए बच्चे, हमने ये सीखा कि परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतुएं बदलती हैं। इसका मतलब है अब हमें आगे क्या सीखना है बच्चे, हमें आगे ऋतु परिवर्तन सीखना है। और जैसे हम ऋतु परिवर्तन सीखेंगे, अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस तरीके से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पहले मैं ये सारी बातें मिटा दूं बच्चे, ये आप अच्छे से सीख चुके हैं। ओके, चलिए मैं इसे मिटाऊं। अब बच्चे, मैं अभी आपको ज्योग्राफी की एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दिखवाने जा रहा हूं। इसको कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा।
पूरी ज्योग्राफी की क्लास में मैं बार बार इसी पॉइंट को दोहराऊंगा और बच्चे इस पॉइंट को बस याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? चलिए बच्चे यहां सभी लोग ध्यान से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूं। मैंने ये लिखा बच्चे कि पृथ्वी के मध्य भाग में, पृथ्वी के मध्य भाग में, किस भाग में बच्चे? मध्य भाग में। मध्य भाग मतलब बीचों बीच। तो मध्य भाग में क्या मैं ऐसे कहूं कि या 0 डिग्री अक्षांश पर? एकदम सही बच्चे। क्या मैं ये भी कहूं कि या भूमध्य रेखा पर? क्योंकि बीच में क्या है? भूमध्य रेखा ही तो है। वेरी गुड। तो क्या ये भी कहा जाए बच्चे या विषुवत रेखा पर? देखो सारे नाम वही हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, वो कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी के मध्य भाग में या 0 डिग्री अक्षांश पर या भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर, सब एक ही नाम है बच्चे। क्लियर है? विषुवत रेखा पर सूर्य की रोशनी, किसकी रोशनी बच्चे? सूर्य की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको लिखवा रहा हूं, एक एक बच्चे को याद रखना है। क्लियर है? तो अब यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी पर एकमात्र मध्य भाग जो 0 डिग्री अक्षांश है या जो भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है, उस पर जो सूरज की रोशनी है वो बच्चे क्या पड़ती है? तो आप कहेंगे सालों भर सीधी पड़ती है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि पृथ्वी पर विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश एकमात्र जगह है बच्चे जहां पर सूरज की रोशनी क्या पड़ती है? सालों भर सीधी पड़ती है। क्लियर है? अच्छा चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि ये जो है विषुवत रेखा है। अब यहां पर सभी बच्चे केयर कीजिएगा कि ये क्या कर दिया मैंने? पृथ्वी बना दिया। ओके नाउ अब बच्चे इसको एकदम 3D इंपोज करना है। ये क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्लियर है? अच्छा ये मैंने क्या बना दिया? सूर्य। अब सभी बच्चे ध्यान से देखना, तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी के मध्य भाग में, तो बच्चे यही मध्य भाग है। अगर मैं इसको ऐसे 3D में दिखाऊंगा तो बेटा ऐसे नजर आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि पृथ्वी के मध्य भाग में सूरज की रोशनी क्या पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। एक दिन या सालों भर, तो आप क्या कहेंगे बच्चे? सालों भर, पूरे वर्ष। तो जरा एक बात बताओ, अगर पूरे वर्ष रोशनी सीधी पड़ेगी तो जो तापमान है वो कम होगा या ज्यादा होगा? तो क्या बोलिएगा बच्चे? ज्यादा होगा। एक दिन या सालों भर? सालों भर। वेरी गुड। तो तापमान ज्यादा होगा सालों भर। अच्छा अब बच्चे तापमान ज्यादा होगा तो गर्म लगेगी या ठंडी? तो क्या बोलेंगे? गर्म। एक दिन या सालों भर? सालों भर। और बच्चे गर्म लगेंगे तो यहां गर्मी की ऋतु होगी या सर्दी की ऋतु? तो क्या कहेंगे? गर्मी की ऋतु। एक दिन या सालों भर? तो क्या कहेंगे बच्चे? सालों भर। तो याद रखिएगा सभी लोग कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एकमात्र ऐसी जगह है बच्चे जहां सालों भर किसकी ऋतु होती है? गर्मी की ऋतु होती है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चे कि पृथ्वी पर बताओ कहां सालों भर गर्मी की ऋतु होती है? तो आप क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा पर। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी यहां सालों भर सीधी पड़ती है। अच्छा बच्चे मान लीजिए इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाए कि बताओ पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जगह है जहां ऋतु नहीं बदलती? तो भी क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा पर। क्योंकि बच्चे अगर सालों भर गर्मी की ऋतु होगी तो क्या यहाँ ऋतु बदली? नहीं। इसका मतलब है बच्चे कि भूमध्य रेखा पर सालों भर गर्मी की ऋतु होती है। दूसरी बात, भूमध्य रेखा पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। अच्छा बच्चे मान लीजिए अगर वो ये पूछें कि बताओ ऐसा पृथ्वी का कौन सा भाग है जो हमेशा सूरज के सामने होता है? तो भी क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। देख रहे हैं बच्चे, यानी भूमध्य रेखा ही वो जगह है जो हमेशा सूरज के सामने होता है। अच्छा बच्चे इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं कि कहां पर सूरज की रोशनी सालों भर 90 डिग्री होती है? तो भी क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा पर। अच्छा कौन सा पृथ्वी का भाग है जो हमेशा सूरज के सामने होता है? तो भी क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अच्छा ऐसी कौन सी जगह है बच्चे जहां परछाई, शैडो सालों भर सबसे छोटी बनती है?
तो भी क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि बच्चे अगर सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी तो आपकी परछाई क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो सभी लोग याद रखना है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा एकमात्र ऐसी जगह है बच्चे जो हमेशा सूरज के सामने होता है। सूरज हमेशा सिर पे होता है, सूरज हमेशा 90 डिग्री पर होता है, और यहाँ सालों भर तापमान ज्यादा होता है, सालों भर गर्मी होती है, इसलिए यहाँ सालों भर क्या पाई जाती है, गर्मी की ऋतु पाई जाती है। और दूसरा बच्चे यहाँ पर ऋतु परिवर्तन नहीं होता। पूरी बात एकदम समझ में आ गई। लेकिन बच्चे अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये बताइए कि ऋतु एक्चुअली है क्या। बच्चे मुझे लगता है कि ऋतु एक्चुअली कुछ नहीं, वो सूरज की रोशनी है। कैसे? अगर मान लीजिए मैं सूरज की रोशनी बढ़ा दूं तो क्या तापमान नहीं बढ़ेगा, तो गर्मी लगेगी। और अगर सूरज की रोशनी घटा दूं तो फिर तापमान घट जाएगा, तो फिर क्या लगेगी, सर्दी लगेगी। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी का बढ़ना गर्मी है और सूरज की रोशनी का घटना क्या है, सर्दी है। सिंपल। अब बच्चे जरा इस ग्राफ को फिर से ध्यान से देखिए। इस ग्राफ में मैं ये दिखा रहा हूं कि सूरज की रोशनी जो है वो भूमध्य रेखा पर क्या है, एकदम सीधी है, एक दिन या सालों भर, सालों भर। तो बच्चे जब यहां सीधी है तो क्या रोशनी कांस्टेंट नहीं होगी एक ही जगह? निश्चित। अगर रोशनी सालों भर एक ही जगह सीधी पड़ रही है, इसका मतलब है रोशनी एक ही जगह क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, फिक्स हो गई। तो क्या बच्चे रोशनी में कोई उतार या चढ़ाव हो रहा है? नहीं। क्या तापमान में कोई उतार या चढ़ाव हो रहा है? नहीं। तो क्या गर्मी और सर्दी हो रही है? नहीं। तो फिर ऋतु बदली कैसे? दो बेटा क्वेश्चन यही फंस गया कि जब पृथ्वी की रोशनी एक जगह फिक्स हो गई है तो फिर ऋतु परिवर्तन कैसे होगा। नाउ यही बात सीखना है बच्चे। मैंने आपसे कहा था कि ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण हो रहा है। क्या यहां परिक्रमण की बात हुई? नहीं हुई। चलिए अब देखो बच्चे कैसे ऋतु परिवर्तन हो रहा है। चलिए पहले मैं इसे मिटाऊं, सीख चुके आप? ओके। अब बच्चे इसी लाइन में आगे जोड़ना है, याद रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। चलिए अब देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा बच्चे, किंतु परिक्रमा, किंतु परिक्रमा के दौरान, किसके दौरान बच्चे? परिक्रमा के। याद रखिएगा, किंतु परिक्रमा के दौरान ऐसी दशाएं आती है, किंतु परिक्रमा के दौरान ऐसी दशाएं आती है। इसका मतलब बच्चे परिक्रमा के दौरान क्या आई, कुछ दशाएं आई। दशाएं बच्चे याद रखिएगा, केसेस, कंडीशन। तो परिक्रमण के कारण कुछ दशाएं आई जब सूरज की रोशनी, जब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने से पहले, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने से पहले कहीं और पड़ गई। समझ में आया बच्चे? तो ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि जब पृथ्वी ने परिक्रमण शुरू किया तो उस परिक्रमण में हमने देखा बच्चे कि कुछ दशाएं आई। इन दशाओं में हमने क्या देखा कि सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने से पहले कहीं और पड़ गई। तो बच्चे सीधी पड़ने से कहीं और पड़ गई, इसका मतलब है वहां रोशनी बढ़ गई, और रोशनी बढ़ गई तो तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ गया तो गर्मी बढ़ गई, यानी वहां गर्मी की ऋतु आई। और जहां नहीं पड़ी वहां सर्दी की ऋतु हो गई, क्योंकि रोशनी नहीं है, तापमान घट गया। इसका मतलब है गर्मी और सर्दी कुछ नहीं, ऋतु क्या है बच्चे, परिक्रमण की दशाएं हैं। और जिस बच्चे ने दशा सीख लिया वो तुरंत ऋतु परिवर्तन को समझ जाएगा। लेकिन बच्चे ठीक है, कहीं और पड़ गई, लेकिन फिर पहली लाइन गलत हो रही है, जो मैंने कहा है सालों भर सीधी पड़ेगी। चलिए उसको जोड़ते हैं। फिर देखिए बच्चे, उसके बाद फिर भूमध्य रेखा पर आती है, उसके बाद फिर भूमध्य रेखा पर आती है। क्लियर है? तो सभी बच्चे याद रखना है कि जब परिक्रमण स्टार्ट हुआ तो सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ने से पहले कहीं और पड़ गई, जहां पड़ गई वहां ऋतु बदल गई। लेकिन बच्चे उसके बाद फिर कहां पहुंची, भूमध्य रेखा पर। इसका मतलब है भूमध्य रेखा पर सालों भर सीधी आना ही आना है, इसलिए यहां गर्मी और सर्दी नहीं हुई, एक ही ऋतु रही। लेकिन जो भूमध्य रेखा पर पड़ने से पहले कहीं और पड़ गई, और जहां पड़ गई बच्चे वहां क्या हो गया, वहीं पर ऋतु परिवर्तन हो गया। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऋतु परिवर्तन जो है परिक्रमण की क्या है बच्चे, दशाएं हैं। और जिसने दशा को सीख लिया वो तुरंत ऋतु परिवर्तन को समझ जाएगा। पर क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ?
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो हम कहेंगे ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव बच्चे? अक्षीय झुकाव। ऐसा पृथ्वी के अक्षीय झुकाव एवं वार्षिक गति के कारण है। क्लियर हुआ बच्चे? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ पृथ्वी के अक्षीय झुकाव, और अक्षीय झुकाव कितना कहा था मैंने? 23.5 डिग्री। और वार्षिक गति का मतलब क्या था बच्चे? परिक्रमा। तो याद रखिएगा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और झुककर क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है, जिसके कारण ही बच्चे ऐसी दशाएं आई कि जब सूरज की रोशनी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ने से पहले कहीं और पड़ गई और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन स्टार्ट हो गया। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है, थैंक यू।